जी हां, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बुलावे पर अपनी 5 दिन की अमेरिकी यात्रा पर बुधवार शाम 4 बजे रवाना हुए। मोदी 100 घंटे से कुछ अधिक की यात्रा में राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण देने के साथ 50 से ज्यादा कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उम्मीदों की उड़ान के साथ नए रिश्ते और विकास की कहानी लिखने के लिए मोदी अमेरिका की यात्रा पर है। 25 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में ही रहेंगे। करीब 4 महीने पहले सत्ता में आने के बाद ये मोदी की सबसे बड़ी और सबसे अहम यात्रा है। बतौर प्रधानमंत्री अपनी पहली अमेरिकी यात्रा के दौरान मोदी का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। 25 से 30 सितंबर तक मोदी अमेरिका में ही रहेंगे। 26 सितंबर न्यूयॉर्क में शहर के मेयर मोदी से मुलाकात करेंगे। 27 सितंबर सुबह मोदी 9/11 हमले की जगह पर बने स्मारक पर जाएंगे। 27 सितंबर मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। 28 सितंबर मोदी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में 20,000 इंडियन अमेरिकन को संबोधित करेंगे। 29 सितंबर मोदी ओबामा की पहली मुलाकात वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में निजी डिनर पर होंगे। 30 सितंबर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। अपनी यात्रा के दौरान मोदी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन से भी मिलेंगे। मोदी 3 राज्यों के गवर्नर से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा 29 सितंबर को ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान मोदी गूगल, पेप्सिको जैसी नामी कंपनियों के 11 सीईओ से भी बात करेंगे। 30 की सुबह मोदी वॉशिंगटन में लिंकन और मार्टिन लूथर किंग के स्मारक पर भी जाएंगे। इसके अलावा गांधी स्टैचू पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी यात्रा के दौरान इतने सारे सरकारी और निजी कार्यक्रमों में शिरकत करेगा। खास बात यह है, अमेरिका में रहने के दौरान मोदी नवरात्र के व्रत रह रहे होंगे। ऐसे में उनके खाने पीने को लेकर भी खास ध्यान रखा जाएगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। और चलिए फिलहाल आपको दिखाते हैं पीएम मोदी का वो इंटरव्यू जिसे अमेरिका में उस समय लिया गया था जब मोदी ना तो पीएम थे और ना ही किसी प्रदेश के सीएम। मोदी उस समय बस बीजेपी के एक नेता हुआ करते थे जिनको चुनावों में जीत का जिम्मा दिया जाता था। मोदी के इस इंटरव्यू से साफ हो जाता है कि शब्दों की जादूगरी में माहिर नमो अपनी जादूगरी पहले से ही करते आए हैं। अटल जी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को हटाया क्यों? आपके पास कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं थी, आपके पास संख्या नहीं थी, नेता तय नहीं था, तो ये सारा तूफान खड़ा किया क्यों? और जब आपके पास कुछ नहीं था तो देश पर करोड़ों रुपयों का बोझ डाल करके चुनाव लाए क्यों? ये मुद्दे हैं जिसके कारण आम आदमी के मन में एक जबरदस्त गुस्सा है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हिंदुस्तान का वोटर एक नए तरीके से वोट करेगा। पहले वोट करता था वोट टू इलेक्ट, या तो वोट करता था वोट टू डिफीट। इस बार वो तीसरा लोचन खोलने वाला है और पहली बार हिंदुस्तान के चुनाव में वो वोट करेगा वोट टू पनिश। और जिन्होंने अटल जी की सरकार को गिराया है उन सबको परास्त करना, उनको सजा देना, ये हिंदुस्तान के मतदाता ने ठान लिया है। तेवर वही थे, पर यह बात उस समय की थी जब मोदी ना तो पीएम थे और ना ही सीएम। पर हाव भाव, बोलने का तरीका काफी था इस बात को जाहिर करने में कि दिल में आग है, जो शब्दों में साफ तौर पर बयां भी हो रही थी। बात सरकार से कारगिल तक पहुंची और मोदी ने 2 टूक बोलों में कारगिल को अपने ही तरीके से समझा दिया। लाहौर घोषणा पत्र के बाद भी कारगिल में जो हुआ, आपके हिसाब से क्यों हुआ? मुझे लगता है कि कारगिल इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, अटल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने श्रीनगर की घाटी में, कश्मीर वैली में जो प्रोएक्टिव पॉलिसी को अमल किया और जिसके कारण हिंदुस्तान की सरकार को सफलता मिली, उस सफलता का नतीजा है कि कारगिल का जन्म हुआ है। सफलता क्या हुई? आपको शायद स्मरण होगा कि पिछले 10-12 साल से पूरी कश्मीर वैली पे आतंकवादियों का कब्जा था।
दूरदर्शन वही बताया जा सकता जो आतंकवादी चाहे। आतंकवादी कहे हिंदुस्तान का रेडियो बंद करो, रेडियो बंद करना पड़ता था। आतंकवादी कहे स्कूल के अंदर ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म रहता था। हिंदुस्तान के लाखों टूरिस्ट हिंदुस्तान के स्वर्ग कश्मीर में जाते थे। पिछले 12 साल से हिंदुस्तान का कोई टूरिस्ट कश्मीर की धरती पर जा नहीं सकता था। कश्मीर पूरा का तारा पूरा आतंकवादियों के कब्जे में था। अटल जी की सरकार आने के बाद ईंट का जवाब पत्थर से देने की योजना बनी। 1000 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। और उसका नतीजा यह हुआ कि लोगों का विश्वास बनने लगा। लोग भी अटल जी की सरकार को समर्थन देना शुरू किया। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ चले गए और उसके कारण जिस कश्मीर में 1 साल पूर्व सिर्फ 300 यात्री गए थे पूरे साल में, उसमें से 90% तो विदेशी थे। इस बार 1.5 लाख यात्री कश्मीर की धरती पर गए थे। बातों में नरमी के साथ गर्मी भी थी और इन्हीं दो चीजों के मिश्रण से मिलकर मोदी सामने बैठी पत्रकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे थे। और इन्हीं सब के बीच अटल के गुणगान करने में लगे मोदी हर बात पर अपनी जादुई बोलों से सरकार की नीतियों को सही करार देने में लगे थे। आज पहली बार क्लिंटन साहब ने अटल जी को फोन किया था। पिछले 30 साल में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बात नहीं की थी। और हिंदुस्तान की सरकार जिस संयम से लड़ाई के मैदान में उतरी है, जिस सीमाओं में रहकर के काम कर रही है, उसके लिए उन्होंने अटल जी को बधाई दी थी। और कल जो अटल जी पर बम वर्षा हुई, जहां अटल जी सभा करने गए थे, उस सभा स्थान पर पाकिस्तानियों ने बम वर्षा की, अटल जी बाल बाल बच गए। तो उसके लिए क्लिंटन साहब ने उनका अभिनंदन किया, उनको शुभकामनाएं व्यक्त की। तो एक मैं समझता हूं कि ये लाहौर डिक्लेरेशन की सफलता का परिणाम है। तो कारगिल घटना ये अटल जी की सफलता के कारण बौखलाए हुए आतंकवादियों का पागलपन है, इसलिए उसको विफलता से जोड़ना ठीक नहीं होगा। बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता की तरह खुद को दिखाते मोदी राजनीति की रणनीतियों के कितने जानकार थे, उसकी एक झलक दिखाने में मोदी ने देर नहीं की। कारगिल से सवालों का सिलसिला देश की राजनीति पर भी पहुंचा। पवार और संगमा के कांग्रेस छोड़ने पर सवाल उठा और इस सवाल का जवाब भी पूछने वाले को एक अलग अंदाज में मिला। में शरद पवार, संगमा और तारिक अनवर जो कि अलग हो गए, उससे भाजपा के इलेक्शन फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि ये सवाल जरा दूसरे ढंग से पूछना चाहिए। हाँ। कि संगमा साहब, पवार साहब और तारिक अनवर जी के कारण कांग्रेस की राजनीति को क्या होगा? हमारी राजनीति को तो है, लेकिन हमारी राजनीति हिंदुस्तान के मतदाताओं के साथ जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दलों के प्रति आज हिंदुस्तान के मतदाताओं का बहुत प्रेम है और भारतीय जनता पार्टी बहुत विजयी हो रही है। लेकिन जहां तक पवार साहब की घटना का सवाल है, उसका बीजेपी की राजनीति से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। उसका संबंध कांग्रेस की राजनीति से है। और मैं इस घटना को एक पुरानी घटना के साथ जोड़ता हूं। इमरजेंसी में श्रीमती गांधी का डंडा चलता था, देश को जेल बना दिया गया था, जयप्रकाश नारायण समेत सबको जेल में बंद कर दिया गया था। उसके बाद चुनाव आए। उस चुनाव में इंदिरा गांधी के साथीदार, वरिष्ठ साथी जग्गू बाबू ने कांग्रेस छोड़ी और इंदिरा गांधी के खिलाफ बयान दिया था। उस एक घटना ने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को एक नई दिशा दे दी थी और उसका नतीजा ये हुआ था कि हिंदुस्तान में से कांग्रेस समाप्त हो गई थी। पवार घटना मैं जग्गू बाबू की उस घटना की तरह देख रहा हूं। पवार साहब के साथ कितने लोग गए, कौन गए, कहां गए, मेरी दृष्टि से वो महत्व नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस का परिवारवाद, कांग्रेस का बिन अनुभवी नेता को ले आना, कांग्रेस का एक विदेशी नेता को ले आना, इन मुद्दों को सेंटर स्टेज पे ला करके छोड़ा है और इसका जनता के मतदाताओं पर एक चौकस प्रभाव है। इसलिए कांग्रेस का भरपूर नुकसान करने में वो सफल हुए हैं। मोदी का ये इंटरव्यू करीब 26 मिनट तक चला। 26 मिनट में एक पल भी ऐसा नहीं आया जब मोदी ने किसी सवाल को अपने ऊपर हावी होने दिया हो। पूरी दुनिया में अपने शब्दों के जाल से जादू चलाने वाले मोदी इस इंटरव्यू में भी
उसी झलक को पेश कर रहे हैं जैसा कि आज तक करते आए हैं। साल में कम से कम 5 अमेरिकन परिवारों को हिंदुस्तान भेजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मैं स्पॉन्सर नहीं कह रहा हूं, इंस्पायर करें, उनको प्रेरित करें कि भाई हिंदुस्तान देखने जैसा है। एक भारतीय अगर 5 फैमिली को हिंदुस्तान भेजता है, अगर यहां 15 लाख मेरे हिंदुस्तानी भाई रहते हैं, 75 लाख फैमिली अगर हिंदुस्तान जाते हैं, तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का टूरिज्म इंडस्ट्री लीप्स एंड बाउंड बढ़ जाएगा। ये छोटा सा काम भी अगर आप लोग बैठ करके यहां से करें, न मैं आपसे डॉलर मांगता हूं, न मैं आपसे समय मांगता हूं, कुछ मांगने नहीं आया हूं। मैं यही कहता हूं कि आपके नौकरी के कारण जहां भी अमेरिकन लोगों से आपका परिचय आता है, ऐसे विदेशी लोगों को हिंदुस्तान देखने जैसा है, उनको देखने के लिए प्रेरित करो। हमें वो हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बड़ी देश की सेवा होगी। तो मोदी जी, आप आज टीवी एशिया के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका नमस्ते। जय हिंद, भारत माता की जय। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। चलिए, दिखाया आपको हमने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू। उस समय का इंटरव्यू ना जब वो पीएम थे, ना ही किसी प्रदेश के सीएम। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश के पहले पीएम, वो पहले पीएम जिन्होंने यूएन को संबोधन हिंदी में किया। इंडिया द बिग स्टोरी जारी है।